अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। ख्वाहिश थी कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए किसी अच्छी सी खबर के साथ, मगर अफसोस के साथ कि जो मुल्की हालात हमारे चल रहे हैं उसमें जो बेचारा आम इंसान है, जो पाकिस्तानी अवाम है, उसकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन नहीं, अब तो रातों रात कहा जाए अगर कि परेशानियां बढ़ी हैं, इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ी, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। और ऐसे ही रात गए एक मरतबा फिर से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करने की बजाय आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। कीमत पेट्रोल की कम होने की बजाय एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं, कोविड के दिनों की भी बात करते हैं, अभी हालिया दिनों की भी बात करते हैं, गवर्नमेंट के चेंज होने की भी बात करते हैं कि शायद जो महंगाई है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हो रही है, पूरी दुनिया जो है वो इस बहरान का शिकार है। लेकिन जो एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके मुताबिक आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत का रेट चल रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो तकरीबन 172 रुपए के लगभग होनी चाहिए, लेकिन 172 रुपए लीटर वाला जो पेट्रोल है वो आवाम को 237 रुपए 43 पैसे में मिल रहा है। आवाम में तशवीश है, इंतशार है। अब ये सब कुछ IMF की डील, उससे मुआहदे का नतीजा है या फिर इसकी वजूहात क्या है? वजूहात कुछ भी हो, आवाम को सिर्फ सस्ती रोटी, सस्ता पेट्रोल और बिजली के बिल कम चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा कि कुछ बेहतरी होगी एक आम आदमी की जिंदगी में। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ। आज प्रोग्राम में बात करेंगे आलमी यौम अमन, एंजेलिना जॉली की एक बार फिर से पाकिस्तान आमद और अमन के सफीरों का पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर शिकस्त से दो-चार, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में बड़ा ब्रेक थ्रू। क्या नैब 12 साल बाद मरियम नवाज को क्लीन चिट देगी? मुस्लिम लीग नून की इमरान खान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? अफगान तालिबान मुल्ला उमर के करीबी साथी की रिहाई में कामयाब। क्या अमरीका फिर से घुटने टेक रहा है? पंजाब पुलिस में खवातीन पुलिस अफसरान, क्या पुलिस के हवाले से अवामी राय बदल सकती है? पंजाब में नवी जमात के नताइज, आधे से ज्यादा तलबा फेल, बच्चों की नाकामी की वजूहात क्या हैं, शेयर करेंगे। और बात करेंगे भूलने की बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे भाई बहनों के लिए क्या क्या जतन करते हैं। स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। नाजरीन, आज आलमी यौम अमन है और अक़वाम आलम के सरबराह न्यूयॉर्क में दुनिया में अमन के क़याम के लिए सर जोड़े बैठे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जो कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से अक़वाम आलम की पॉलिसीज़ की वजह से बदअमनी का शिकार रहा, और इस आलमी यौम अमन पर भी ग्लोबल वार्मिंग के बायस बड़ी तबाही से पाकिस्तान दो चार है। एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान के 3.5 करोड़ बासी खुले आसमान तले भूखे प्यासे मच्छरों से नबरद आजमा है, मजबूर हैं, और सरबराहाने मुमलिकत तरक्की याफ्ता ममालिक की गलतियों का खुमियाजा भुगतने वाले ममालिक के नुकसानात का अजाला करने के लिए सर जोड़ेंगे। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान को दुनिया भर से मोहब्बत के पैगाम भी मिल रहे हैं, जो कि खुशाइंद बात है। उधर अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जॉली सैलाब ज़दगान के दुख दर्द बांटने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं। जब पाकिस्तान पहले भी सैलाब से मुतासर हुआ था तब भी ये पहुंची थी, और एंजेलिना जॉली सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगी और मुस्तकबिल में भी ऐसी तबाही से बचने के लिए दरकार इकदाम पर बातचीत भी करेंगी। और अमरीकी अदाकारा इससे कबल 2010 में, जिसका मैंने तस्करा किया, जब 2010 में सैलाब आया था और सन 2005 के जलजले से पाकिस्तान मुतासिर हुआ था, वो तब भी पाकिस्तान आई थी। अच्छा, सिर्फ एंजेलिना जॉली ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी खुद चंद दिन कबल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, और जो तुर्क अदाकार हैं जलाल आल, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर आए, सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, वहां पर उन्होंने सामान भी तकसीम किया, यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, मोहब्बत भरी कुछ बातें भी की, बच्चों के साथ कुछ तस्वीर भी उनकी खूब वायरल हुई, जो कि आई एम श्योर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम की देख सकते हैं। और इसी तरह जिम्बाब्वे की भी मारूफ मजहबी स्कॉलर, मारूफ मजहबी शख्सियत मुफ्ती इस्माइल पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। मुफ्ती साहब ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपने दौरा पाकिस्तान की वीडियोस, तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें फंड्स इकट्ठा करते हुए देखा जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस मुश्किल घड़ी में हम देख सकते हैं कि
यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों की दाद रसी के लिए, उनसे कुछ मोहब्बत शफकत का हाथ रखने के लिए पूरी दुनिया जो है वो अभी दिखाई दे रही है कि कुछ ममालिक से लोग सफ़ीर यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है खेल के मैदान की, क्योंकि मैंने पिछला पूरा हफ्ता ज़रा शोर मचाया हुआ था कि आफत की घड़ी है पाकिस्तान में, सैलाब की सूरत हाल है, तो ऐसे में जब हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली एक अच्छी इंटरटेनमेंट होगी। लेकिन अब दुख की बात यह है कि खेल के मैदान से भी कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही है। गुज़श्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान का जो मैच, बड़ा इंतजार था हमें और हमने शोर मचाया हुआ था कि भाई आफ्टर 17 ईयर्स इंग्लिश टीम दौरा पाकिस्तान पर है तो खूब जीतेगी हमारी टीम और बड़ा ज़बरदस्त होगा, ट्रॉफी भी हमारी होगी, होम ग्राउंड का फ़ायदा भी उठाएंगे। लेकिन हमने देखा कि कल पाकिस्तान एक मरतबा फिर से हार गया। होम ग्राउंड होने के बावजूद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर जगह आउट क्लास कर दिया और फतह अपने नाम कर ली। बहरहाल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सो वेरी गुड, वेल डन। लेकिन पहले T20 में शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम ने अच्छा आगाज फराहम किया, लेकिन बाद में अच्छी पार्टनरशिप नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। अच्छा, अब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, बात भी हो रही है, तो उसकी तैयारी के लिए बैटिंग ऑर्डर के जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है वो आजमाए जा रहे हैं। जबकि जो स्पिनर उस्मान कादिर हैं उन्होंने आफ्टर मैच कहा कि पाकिस्तान का स्कोर अच्छा था, उसका दिफा करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सके, वहां पर कुछ कमियां कोताहियां नजर आई। अच्छा, मैच के बाद रिजवान भी थोड़ा सा कल बरहम दिखाई दिए, थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दिए और कल खुल्लम खुल्ला वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जो लोग बुरी नीयत से टीम के लिए बात करते हैं अल्लाह उन्हें भी जलील करेगा और वर्ल्ड कप के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने अपने भी स्टाइल के ऊपर बात की कि अगर मैं ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप पर मार सकता हूं तो मुझे ऑफ स्टंप पर भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। बहरहाल ये तो रिजवान थोड़े से नजर आए, बरहम दिखाई दिए, बहरहाल उनका गुस्सा भी अपनी जगह जायज है। लेकिन बात करेंगे पूरी सूरत हाल के ऊपर, हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होम ग्राउंड, होम कंडीशंस में टीम पाकिस्तान नाकाम हो गई, क्या कहेंगे इस पर? क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? इंग्लिश टीम ने बहरहाल अच्छा परफॉर्म किया। नहीं, देखिए, मेहमान टीम को क्रेडिट देना चाहिए, इंग्लैंड टीम को, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जैसे मोमेंटम स्टार्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। अभी उनके 5 से 6 प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद देखें कि उन्होंने डोमिनेट किया और पाकिस्तान में आके पहला मैच जीतना एक अचीवमेंट है उनके लिए। हमारा तो गलत हो ही रहा है, जब आप हमारे सिलेक्टर 2 साल से हैं, नदीम खान साहब हाई परफॉर्मेंस के हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट सारी देख रहे हैं, अब एक ओपनर को T20 में नंबर 4 पे खिलाएंगे तो ऐसे फिर बैकफायर तो होगा। इस लड़के के साथ भी ज़्यादती है, टीम के साथ भी ज़्यादती है। और अभी वर्ल्ड कप में टीम में जाना, वर्ल्ड कप से पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तो फिर नुकसान तो होगा पाकिस्तान टीम को। और जैसे क्रिकेट खेली गई है वो बिल्कुल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस, बुरा एशिया कप गया, लेकिन मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए था। और जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स में क्रिकेट खेली गई वो बहुत ज़बरदस्त खेली गई, एक इंटेंट जो पॉजिटिव क्रिकेट चाहिए थी पावर प्ले में वो खेली है, लेकिन जो फिनिश अच्छा करना चाहिए था वो फिनिश अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से 158 रन बने हैं। और इंग्लैंड टीम की बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे वुड ने बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली, आदर रशीद ने जैसे बॉलिंग की, हमारी कंडीशन को अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। अब हमें करना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड टीम ने ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनर्स ने 85 रन का शानदार आगाज किया, मगर मिडिल ऑर्डर की नाकामी की वजह से टीम पाकिस्तान बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, तो ये भी शिकस्त की एक वजह बनी ऑब्वियसली। देखिए, बिल्कुल नबिया, आप बिल्कुल सही कह रही हो। और लास्ट 10 ओवर्स में हमने सिर्फ 65 to 70 रन्स बनाए हैं, फर्स्ट 10 ओवर्स में ऑलमोस्ट 87 रन्स बन गए हुए थे, तो अच्छा फिनिश नहीं किया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मिड ऑर्डर से चेंजेस भी की गई, जैसे शान को खिलाया, हैदर को खिलाया, आसिफ अली नहीं खेला था, और खुशदिल शाह को खिलाया गया, तो वो वैसी फिनिश नहीं कर सके इनिंग्स जैसी करनी चाहिए थी पाकिस्तान टीम को। एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। इससे पहले कहा जा रहा था कि ओपनर सारे बॉल ले जाते हैं, ओवर्स मिड ऑर्डर को इतने ज़्यादा नहीं मिलते, अब फिर 10 ओवर मिले तो फिर उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म ना करे, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं तो ख़राबी हो रही है। जिनके हाथों में क्रिकेट है वो उनके एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा। और एक ही मैच एक ही तरह के बैट्समैन आप खिलाएंगे तो फिर कैसे कामयाब होंगे? जब मोमेंटम
मिल गया था, फिर नवाज़ को भेजा, खुशदिल को भेजा, तो फिर वहाँ पे फिर तो मौका था उनके पास सेट होने का, अच्छा टोटल बनाने का 180 190। मैंने तो कल रात को जो ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें कहा था कि 200 के करीब होनी चाहिए, जैसी उनकी बॉलिंग है, जैसी पेस बॉलिंग है 125 130। कामरान, ये जो मिडिल ऑर्डर की हम बार बार बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर पा रहा, चाहे एशिया कप हो या उससे पहले के मैचेस हो, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और अभी इंग्लैंड सीरीज की भी बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर का ये बिगड़ा हुआ मसला है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये टीम सिलेक्शन के मसाइल है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? शान मसूद से बड़ी होप थी उनके फेवर में, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने जंग भी की, बहुत बोले भी, लेकिन वो भी हमें कल कुछ करते हुए या कुछ परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दिए। सो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन भैया मिडिल ऑर्डर का तो मसला तो काफ़ी अरसे से है, और वही मसला चीफ सेलेक्टर पे भी है, कोच पे भी है, कप्तान को भी थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए, कप्तान को भी, और सिलेक्शन और टीम को देख के वो लड़के सेलेक्ट करे और डिमांड करे जो टीम के लिए ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम के लिए। इन्हीं पे कॉन्फिडेंस रखेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। और मुझे ये मैं बार बार कहता हूँ, जिनके हाथों में क्रिकेट है उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और सिलेक्शन जो चीफ सेलेक्टर साहब मुझे लग रहा है आँखों पे पट्टी बांध के करते हैं, ये सारी चीज़ें अब नज़र आनी शुरू हो गई है कि हमारी टीम की प्रोग्रेस ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही है। हम अपने मुल्क में नहीं जीत सकते, स्टार्ट अच्छा नहीं ले सकते, अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते, तो फिर किस टीम के ख़िलाफ़ हम खेलेंगे, किस कंडीशन में जाके हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? तो वो मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है। तो इस वक्त सिर्फ बाबर और रिजवान पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बैटिंग और मिड ऑर्डर। आज कल जैसे मैच इफ्तिखार ने रन्स किए हैं 28, अगर वो 28 रन्स ना करे तो हम 120 130 कर रहे हैं 10 ओवरों में 87 रन्स करके, तो कहीं ना कहीं तो ख़राबी हो रही है। ख़राबी मैंने वही कहा ना, ये अलमिया हमारे चीफ सेलेक्टर साहब का, नदीम खान साहब का हाई परफॉर्मेंस कैंप का, कि एक ओपनर को कप्तान ही चढ़ा है मुंह में, क्योंकि बाबर आजम की मुसलसल बात हो रही है। कामरान, पाकिस्तानी, हमने मिडिल ऑर्डर की बात की, लेकिन पाकिस्तानी अगर बॉलर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। कप्तान की भी कप्तान वाली इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन भैया कप्तान वाली इनिंग्स तो हमने बड़ी देखी है, पिछले 2-2.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं, और एक थोड़ी सी अच्छी फॉर्म लगी है उसने, जैसे 31 रन्स बनाए हैं, अच्छी क्रिकेट खेली है, फॉर्म में आया है, और थोड़ा लंबा जाएगा अच्छा हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से बाबर जितना लंबा जाएगा, रिजवान जितना लंबा जाएगा, खेलेंगे उतना अच्छा। पीछे फिर आपको पता है कि हमारा मिड ऑर्डर कैसा है, और ये फेस सब क्रिकेटरों पे आता है परफॉर्मेंस ना होने का। तो मेरे ख्याल से वो बैड फॉर्म नहीं है उसकी, नज़र आ रहा है। अगर बैड फॉर्म होती तो 30 भी ना कर रहा होता। पहली बॉल पे जैसे उसने बाउंड्री लगाई है डेविड विली को, तो वो फॉर्म की निशानी है। तो बस अपने आप को और एक्सटेंड करे, लंबा जाए तो अच्छा है। और कैप्टनसी जैसे बॉलिंग है, और बॉलिंग पे थोड़ा मुझे अफसोस हुआ है। देखिए, आप टीम के साथ 2 दिन पहले फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं 2 किलोमीटर, तो टीम क्या खेलेगी, क्या बॉलिंग करेगी? ये काम है ऑफ सीज़न में जब कैंप लगते हैं। आप ड्यूरिंग सीज़न आप फिटनेस टेस्ट लेंगे तो बॉलिंग तो लगेगी ना, स्पिन बॉलिंग। और वाकई उन्होंने स्पिन बॉलिंग की, फास्ट बॉलरों ने ऑफ स्पिन ने सारी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की, पेस के साथ नहीं की। पुराना बॉल कराची में रिवर्स स्विंग करने जाते, चांस लेते पेस के साथ, तो सब नसीम शाह, धानी आप देख लें, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, वो सारी बॉलिंग पेस के साथ नजर नहीं। लेकिन अच्छा कामरान, अभी चले, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अभी 6 मैचेस बाकी हैं और होपफुल रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले मैचेस के लिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आप समझते हैं? लेकिन भैया अगले T20 मैच में तो पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, सिंपल। क्या कैसे जीतेंगे? आप जिस नंबर का प्लेयर है उस नंबर पे खिलाएं। आपने वर्ल्ड कप में अगर आसिफ अली को रखा तो मौका दें। आप नहीं करेगा तो फिर आप सोचिएगा वर्ल्ड कप से पहले कोई और प्लेयर्स हो जाएंगे जिनकी ज़रूरत है। अब एलेक्स हेल 3 साल के बाद आया, उनके माइंडसेट में तो नहीं है एलेक्स हेल को नहीं लेना, हम कोई यंग प्लेयर्स लेके आए। उन्होंने देखा अपनी टीम को, वो लेके आए, एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं, इस सीरीज़ में फिर वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं कि वो कंट्री को पहले देखते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो जिनके हाथों में क्रिकेट दी हुई है वो सही डायरेक्शन पे नहीं है, सही सिलेक्शन पॉलिसी नहीं है, मेरे ख्याल से बेहतर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस ये होता है कि चेयरमैन साहब पे
कि वो क्यों नहीं एक्शन लेते इन पे, इनको क्यों नहीं एहतसाब करते, पूछते। और डेफिनेटली अगले मैच में बड़ा टोटल करना पड़ेगा, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, 180 190 करना पड़ेगा, फिर जाके इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा टोटल भी करेगा, और अगर सामने वाली टीम ने किया तो उसको चेस भी करेगा। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो कोई बात नहीं, पहला मैच है, कामयाबी नाकामी जो है वो खेल का, गेम का हिस्सा होती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम ग्रीन शर्ट्स शाहीन जो अगला मैच है या जो आने वाली परफॉर्मेंसेस हैं उसमें भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ग्रीन शर्ट्स। इसके साथ ही कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना एनालिसिस भी आप सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है और आपके साथ शेयर करेंगे। खबर ये है कि तालिबान ने एक अमरीकी इंजीनियर को रिहा किया है, जिसे उन्होंने 2020 से यरगमाल बनाकर रखा था, जबकि इसकी रिहाई के बदले अमेरिका ने सन 2005 से अपनी हिरासत में रखे गए एक अफगान कबायली रहनुमा को रिहा किया है। तालिबान हुकाम के मुताबिक अमरीकी बहरिया के साबिक सफीर मार्क फ्रेरिच को पीर के रोज काबुल हवाई अड्डे पर अमरीका के हवाले किया गया, और बदले में बशीर नूरजई को तालिबान के हवाले किया गया। यानी कि अफगानिस्तान और अमेरिका से 2 रिहाइयां हुई। नूरजई को 2005 में जब गिरफ्तार किया गया था, जब पकड़ा गया था, तो वो मनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और यही सजा काटी जा रही थी अमेरिका में। अमेरिकी सदर अब इस पूरे मामले पर जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी इंजीनियर की रिहाई के बदले में मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। बहरहाल इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। क्या बज़ाहिर लग रहा है वाशिंगटन तालिबान के सामने घुटने टेक रहा है? जो पूरा मामला हुआ है, अमेरिका से रिहाई, अफगानिस्तान से रिहाई। जी असद साहब, आपको सर सुन नहीं पा रहे कर्नल साहब। आपको कुछ मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी वजूहात हुई हैं। अगर आपका माइक जो है वो म्यूट हो चुका है गालिबन, अगर आप इसको प्लीज चेक करें ताकि हम आपकी आवाज़, आपके जो एनालिसिस हैं पूरी सिचुएशन के ऊपर, पूरे मामले पर, पूरे मुद्दे पर, वो जान सके, क्योंकि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हैपनिंग हुई है अमेरिका के हवाले से। और जो सदर जो बाइडेन है, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है, एंड ही इज एक्सेप्टिंग, वो ये बात मान रहे हैं कि ये एक मुश्किल फैसला था, ये एक आसान फैसला नहीं था। जो 2020 से जो अमरीकी इंजीनियर तालिबान के कब्जे में थे, जिनको यरगमाल बनाया गया था, उनकी बहरहाल अब रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन अमरीकी सदर की, प्रेसिडेंट साहब की ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ये एक मुश्किल फैसला था, बदले में मुश्किल फैसले करने पड़े। और जैसा कि आपके साथ शेयर किया कि अमरीका में भी 2005 से जो एक अफगान कबायली रहनुमा है, वो भी वहां पर अपनी कैद काट रहे थे, उनकी भी रिहाई अब हो चुकी है। कर्नल साहब हमारे साथ एक मर्तबा फिर से मौजूद हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे क्लियरली? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको भी सुन पा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो पूरी सिचुएशन एक बिल्डअप हुई है और प्रेसिडेंट साहब का भी एक उसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया है, तो बज़ाहिर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं, या क्या सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, एक इंसिडेंट से वी डोंट से कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो उसने घुटने टेक दिए। आप ये कह सकते हैं कि चाहे ये मामला तालिबान के साथ हो या दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर कोई अमेरिकन हो या अमेरिकन आप कह सकते हैं उनका कोई होल हो, तो अमेरिकन गवर्नमेंट आखिर तक जाती है एंड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। वो किसी सूरत के अंदर भी अपना कोई फर्क होता है उसको नुकसान नहीं होने देते। एंड दैट इज द रीजन, अगर आपको याद हो तो आज से चंद माह पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं या इस प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्दीक किया जाए अगर उनके पास जो अमेरिकन यरगमाली है उसको रिहा कर। तो ये सिलसिला चल रहा था, डिस्कशन भी हो रही थी। फिर एक उनके साहब का सिक्योरिटी एहलकार हैं, ही केम मीडिएटर के तौर पे उन्होंने काम किया।
और नो इज द रीजन कि जी बशीर नूर दई जो है कंधार से उनका ताल्लुक है, वॉरलॉर्ड भी कहा जाता है। जब तालिबान की हुकूमत थी 2000 से पहले तो वो उसके हाथ में थे, उन्होंने बड़ा बेहतर सिस्टम एक लिहाज से मैनेजमेंट को साझेदारी किया हुआ था। और मैं यही भी कहने को कहूँगा कि खिलाफर को जो अमीर बनने के अंदर उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट एक किया था, एक इम्पोर्टेंट हैसियत थी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक ये जो एक्शन हुआ है जिसके अंदर अमेरिका वापस गया है थोड़ा और कैद। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको घुटने टेकना नहीं कहा जा सकता, एक डील हुई, काइंड ऑफ अ डील हुई कि यहाँ से भी रिहाई हुई, वहाँ से भी रिहाई, विच इज़ क्वाइट फेयर। लेकिन आप समझते हैं कि जो अफगानियों का पैसा आलमी बैंक्स में मौजूद है वो भी जारी होगा, या बस ये एक डील थी, एक सिचुएशन थी, उस पर फैसला हो गया, आगे जो ये मनी रिलीज की बात है इस पर भी आप कुछ देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ होगा? लोग तो रिहा हो ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम तवक्को कर सकते हैं कि फाइन ऑलमोस्ट $9 बिलियन जो है इज देयर विद द बैंक्स, और उन्होंने उसको कन्फिस्केट किया हुआ है। मेरा ख्याल है वो ओवरऑल अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिकन का उन्होंने बहुत सारी कदगन एक लिहाज से लगाने की कोशिश की है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, खवातीन के एजुकेशन की, खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, और भी बहुत सारी एक लिहाज से बातें आती हैं। तो और आई वुड से कि प्रॉब्लम तो है अमेरिकन का, प्रॉब्लम तो ये है कि उसको जिस तरीके से वहाँ से निकलना पड़ा, और वो जो एक लिहाज से उन्होंने तो इन रिटेलिएशन चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है कर्नल साहब, आपको थोड़ा सुनने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी वजहात की बिना पर थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो कबायली इलाकों में तालिबान की सरगर्मियाँ हैं और जो इस खत्ते का जो मुस्तकबिल है, मैं उस पर भी आपका कमेंट लाजमी लेना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद खासकर कराची वालों के लिए क्या खुशखबरी है वो शेयर करेंगे, और मुबारकबाद के भी हकदार है, जो कि बड़ी छोटी सी खबर है, बट स्टिल ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। गुज़श्ता दिनों मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कराची के हवाले से, जहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज थे, बहुत ज़्यादा गमो गुस्से में उनको देखा जा रहा था, और उनका शदीद रिएक्शन सामने आया था। हुआ क्या था कि जो बिलों में इजाफा हुआ था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, और शहर कायद के जो बासी थे, उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार करने के लिए सारा जो कचरा है वो कई इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में फेंकना शुरू कर दिया था। अब ये उसका रद्द अमल है या वाकई अवाम पर तरस आ चुका है? लेकिन बहरहाल अच्छी खबर हुई है, अच्छा जो फैसला हुआ है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.21 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान का इजहार किया है कि इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की थी, जिसकी नेपरा हुकाम ने 29 सितंबर को समाअत करेंगे, होगी, उसके बाद फैसला सामने आएगा। बहरहाल जो एक दबाव था अवाम पर वो कुछ कम हुआ है, कुछ रिलीफ मिलेगा। आइंदा माह के बिलों के हवाले से 7 अरब 21 करोड़ 70 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बहरहाल महंगाई के इस दौर में कराची वालों के लिए ये अच्छी खबर है, तो बहुत बहुत मुबारक हो कराची वालों को। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अब कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बात करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, जिसमें सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजे पर नहीं जा सकते, नैब दस्तावेजात से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ ने क्या कहीं भी कहा कि ये जायदाद उनकी है। इस पर मरियम नवाज के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ ने किसी भी फोरम पर ऐसा नहीं कहा। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ उसी घर में जाकर रहते थे। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि पाकिस्तान में आधे लोग दूसरों के घरों में जाकर रहते हैं। उनका कहना था कि आप फिलहाल सिर्फ प्रॉपर्टी की मिल्कियत को नवाज शरीफ से लिंक कर दें। फिर जस्टिस उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई बात पब्लिक नॉलेज की है तो उससे बारे सबूत मुंतकिल तो नहीं, इस बार उससे सबूत मुंतकिल तो नहीं हो जाता। एवनफील्ड रेफरेंस से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत अब 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पर अपने केस पर तो बात नहीं की, ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो खूब गर्जी बरसी। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, जरा आप भी एक झलक देखिए। मिस्टर एक्स
मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। इनकलाब लेके आ रहा हूँ तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव। तो नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस मामले पर भी जो हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत चीमा साहिबा ने, इनसे भी मैं कमेंट ज़रूर लूँगी, उनकी राय ज़रूर जानूँगी। लेकिन दूसरी जानिब जो एक और हैपनिंग है वो ये है कि वफाक और जो पंजाब है वो आमने सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खिदमत वापस लेते हुए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। मुसर्रत चीमा साहिबा इज़ विद अस। थैंक यू सो मच मैम, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जो ये सारा जो एक पूरा केस है और इसकी जो रिमार्क्स भी सामने आए और जो 29 सितंबर तक जो डेट मुलतवी की गई है, इस हवाले से भी मैं आपका कमेंट लूँगी। लेकिन सबसे पहले जो मामूल की तैनाती को जो मुतनाज़ बनाया जा रहा है, पंजाब और वफाक जो आमने सामने आ चुके हैं, मैं इस पर भी आपकी राय पहले लेना चाहूँगी। आगाज़ यहीं से करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम मरियम डिस्कशन, दैट वाज ऑल नॉनसेंस टॉक। मरियम जो है ना, इससे पता किया जाए कि इसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है या इस कौन सा ये बदला कौम से ले रही है। माइक इसके मुंह के आगे आता है तो फ्रस्ट्रेशन, एक झगड़ालू, तमीज, बदतहजीब औरत का एक मुजाहरा ये करती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि इनकी इज्जत की जाए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी, काफ़ी बरहम दिखाई दे रही थी। और जो स्टेटमेंट आई एम श्योर जो शेयर की हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, ज़रा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, कॉल पर लेते हैं मुसर्रत साहिबा को ताकि जो अपनी वो बात मुकम्मल कर सके और किस बात का गुस्सा है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा गुस्से में दिखाई दी तो वो तो अक्सर ज़रा कम कम मीडिया पर आती है। खान साहब तो डेली जब जलसे जुलूस करते, तकरीर करते, तो वो तो डेली मुखातिब होते हैं मुख्तलिफ लीडरान से, मुख्तलिफ रहनुमाओं से, और वो तो रोज़ाना काफ़ी गुस्से में बरहम दिखाई देते हैं। लेकिन मैं यकीनी तौर पर जानना चाहूंगी मुसर्रत चीमा साहिबा की जो राय है। मुसर्रत साहिबा, टाइम कम है, प्लीज कंटिन्यू। आप क्या कह रही थी, क्या बात आपको अच्छी नहीं लगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की? खान साहब भी तो अक्सर गुस्से में दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ा गुस्से में दिखाई देते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स नॉनसेंस। मुझे ये बताएं, कल की उनकी बातों में कोई सर मुंह पैर था? बिल्कुल उसी तरह मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, उन्हीं में रह रहे हैं। ये झूठों का और जाहिलों का एक टोला है और ये जाहिलों की आईडी है, इसको तमीज नाम की चीज नहीं है। शी ऑलवेज पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हैं। तो नाज़रीन, पंजाब पुलिस में पहली मरतबा बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पुलिस ऑफिसर को DPO के तौर पर तैनात कर दिया गया है। SP शाजिया सबर पंजाब में DPO के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने वाली 5वीं खातून पुलिस ऑफिसर है। और इससे कबल पिछले 4 बरसों की अगर बात की जाए तो उसमें SP शाइस्ता रहमान DPO भक्कर, SP अमारा अतर DPO बहावल नगर और SP मारिया महमूद DPO पाकपतन और SP निदा DPO लिया के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। इसी तरह फैसलाबाद सिटी पुलिस में ऑफिसर उमर सईद मलिक ने फरा बतूल को SHO के तौर पर तैनात किया था और फरा बतूल जिले की तारीख में SHO के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने वाली पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं। इसी हवाले से बात भी हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर साहब। वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि पंजाब पुलिस में ख़वातीन अफसरान और तब्दीली से पुलिस का जो रवैया है वो बदलेगा, तब्दील हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड पोस्टिंग्स दी जा रही हैं
और उसका बुनियादी मकसद ये है कि उनकी सलाहियत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। और नेचुरली इससे जो जब बासलाहियत लोग अपने टैलेंट की बुनियाद पे आगे आएंगे, खा वो ख़वातीन हों या मर्द हों, तो उस सलाहियत से अवाम को भी फ़ायदा होगा, लोगों से उनका रवैया भी बेहतर होगा और इसी तरह लोगों से उनकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। बुनियादी तौर पे मेरे कहने का मकसद ये है कि अगरचे हम उनको बासलाहियत ख़वातीन के तौर पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका बुनियादी मायार उनकी सलाहियत है। जी वकास नज़ीर साहब, कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? अच्छा, यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे थे कि मेरिट की बुनियाद पर ख़वातीन आगे पहुंचती हैं, आगे बढ़ती हैं, और जो एक वो कल्चर है, जो एक तब्दीली है ख़वातीन के हवाले से, वो हमें पुलिस डिपार्टमेंट में भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसकी सिर्फ परसेंटेज की बात करूं तो स्टिल जो परसेंटेज है वो इनफ नहीं है, वो कम है। 2.25% जो ख़वातीन का मजमूई हिस्सा है वो पुलिस फोर्स में इस वक्त सर्व कर रहा है। इन फैक्ट्स पर, इन हकाइक पर भी मैं आपका वकास साहब जानना चाहूंगी कि ये जो परसेंटेज है ये फिर भी बहुत कम नहीं है, बहुत कम तादाद में ख़वातीन पुलिस ऑफिसर हैं। जी बिल्कुल, रवायती तौर पर पुलिस जैसे महकमों में ख़वातीन और स्पेशली देहाती इलाकों में, देहाती अजला में कम आया करती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो ये जो सक्सेसफुल ख़वातीन ऑफिसर्स हैं हमारी, उन्होंने रोल मॉडल के तौर के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट किया है, और दूसरा ये कि जो हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट है हम उससे कोशिश करके ख़वातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंड्यूसिव बना रहे हैं। इस वजह से पिछले चंद सालों में जो पंजाब पुलिस में ख़वातीन आ रही हैं वो न सिर्फ अपने रिजर्व कोटा पे आ रही हैं बल्कि ओपन मेरिट पे आ रही हैं। लास्ट जो हमारी रिक्रूटमेंट थी उसमें हमारे पास जो है उनका जो रिजर्व उनके लिए सीट्स थी वो 1700 के करीब थी, लेकिन 200 ख़वातीन ओपन मेरिट पे भी आई। अब पंजाब पुलिस में न सिर्फ ख़वातीन रिजर्व कोटा पे आ रही हैं बल्कि ओपन मेरिट पे भी आ रही हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द ना सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अप टू 15% हर ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ख़वातीन होना चाहिए, ना सिर्फ वो कोटा पूरा हो जाएगा बल्कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर ओपन मेरिट पे भी ख़वातीन आएंगी। अब जैसे शाजिया साहिबा की मेरे ख्याल से मिसाल सामने है, बलूचिस्तान से पंजाब पुलिस में शामिल हुई हैं और अहम ओहदे पर फाइज हुई हैं, तो मेरे ख्याल से शी सच अ इंस्पिरेशन बाकी तमाम ख़वातीन के लिए भी। जी बिल्कुल, अभी पिछले कुछ बरसों में ये चौथी खातून अफसर हैं जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट को कमांड कर रही हैं। इससे पहले बहावल नगर में, पाकपतन में, भक्कर में और ख़ुद लिया में जो शाजिया सरवर से पहले खातून थीं वो भी खातून पुलिस ऑफिसर थीं जो वहाँ पे DPO के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थीं। पंजाब पुलिस एक पॉलिसी के तहत ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स को ना सिर्फ DPO के लेवल पर बल्कि SHO के लेवल पर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लेवल पर, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दे रहा है ताकि वो अपनी सलाहियतों का इजहार करें और अपने लिए महकमे में जगह बनाएं। अच्छा रियाजी साहब, अक्सर जब मूवीज देखी जाती हैं तो वहाँ पे जो ख़वातीन पुलिस अफसरान होती हैं तो हम देखते हैं कि वो फील्ड में भी जाती हैं, क्राइम सीन पर भी जाती हैं, बड़े बड़े मुजरिमों के साथ जो एक एक्शन सीन होता है, बड़ा फैसिनेटिंग होता है। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, ख़वातीन अब क्या आप कहेंगे उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से, एज आप कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं कि मेरिट पर ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, अहम बड़े ओहदों पर फाइज हो रही हैं, तो डू यू थिंक कि वो मुजरिमों का भी सामना उतने ही टफ तरीके से कर पाएंगी? जी, हमारे यहाँ ख़वातीन, ये जो आपने फ़िल्म के हवाले से या एक परसेप्शन के हवाले से बात की, वो तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। हमारी एंटी रॉयट फोर्स में पुलिस ऑफिसर जो ख़वातीन हैं वो मजमा खिलाफ कानून का सामना करती हैं। इसी तरह हमारी इलीट पुलिस फोर्स में हमारी कमांडोज़ ख़वातीन हैं जो बड़े ही हार्डन क्रिमिनल्स और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करती हैं। हमारी जो तफ्तीशी ऑफिसर ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश में हिस्सा लेती हैं। इसी तरह हमारे यहाँ
पुलिस ट्रैफिक पुलिस में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और अभी आपसे मैंने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट कमांड करना, जो कि ये ऑल इनकम्पसिंग है, तमाम शोबाजात की निगरानी है और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट है, ये सारे फ़राइज़ पुलिस ऑफिसर्स सर अंजाम दे रही हैं। सो इस चीज़ को मैं एक दफ़ा दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये तमाम ख़वातीन जो हैं अपनी सलाहियत की बुनियाद पे ओहदों पर फ़राइज़ को सर अंजाम देती हैं जी, और इसी हवाले से उनको हम एज अ पुलिस ऑफिसर ट्रीट करते हैं। जेंडर की बुनियाद पे ना उनसे कोई मनफी तअस्सुब बरता जाता है, ना कोई मस्बत तअस्सुब। बहुत अच्छा होता अगर इस मौके पर मोहतरमा शाजिया सरवर साहिबा भी अगर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होती तो उनके जज्बात और एहसासात भी हम शेयर कर सकते यकीनी तौर पर। सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि 2 लाख पुलिस फोर्स है, ख़वातीन की तादाद कम है, तो मेरा आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि ये फ़र्क हम सर बहुत जल्दी हम ख़त्म कर पाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो आवाम है, जो एक आम आदमी का मसला है, जो ख़वातीन के मसाइल हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो भी बहुत उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब हम पुलिस की बात करते हैं तो एक इमेज, एक तासुर बना होता है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन तमाम ख़वातीन को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो पुलिस अफसर बनने के, बड़े ओहदों पर फाइज होने के ख्वाब भी देखती हैं? उन तमाम ख़वातीन से और बच्चियों से जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, मैं उनसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर हैं। हम भर्ती, तरक्की, तैनाती, हर शोबे में सिर्फ आपकी सलाहियत को देखते हैं। अगर आप अपनी सलाहियत पे एतमाद रखती हैं तो पुलिस फोर्स और पुलिस सर्विस से बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जहाँ ना सिर्फ आप एक ग्रेस के साथ सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं, बल्कि अवाम की कमज़ोर तबकात की खिदमत भी कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए जो हमारे समाजी और हमारे मजहबी मयारात को जहन में रखती हैं, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए कि पंजाब पुलिस जो ख़वातीन को वर्किंग एनवायरनमेंट फ्राहम करती है वो किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे महकमे से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे तमाम ख़वातीन अपनी इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंड्यूसिव माहौल दिया जाए, ऐसा आसानी वाला माहौल दिया जाए जहां अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और इसी पूरे मामले के ऊपर बताए थे कि जो ख़वातीन अफसरान की जो तैनाती हो रही है या जो आला या बड़े ओहदों पर फाइज हो रही है, तो अभी जो रिसेंट तैनाती हुई है शाहिद साहिबा के हवाले से, वो भी एक इंस्पिरेशन है यकीनी तौर पर। इसके साथ ही साथ ख़वातीन का जो रुझान है फोर्सेस में आने का, वो भी हम देख रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। इसके साथ ही लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में खुश आमदेद। तो नाज़रीन, कोरोना वबा जब कोविड आया तो इसके दौरान बच्चों की सबसे ज़्यादा मौजें लगी रहीं। 2 साल तक बग़ैर इम्तहान दिए कामयाबी हासिल करते रहे, प्रमोट होते रहे। तो अब इन बच्चों की मौजें बिलाहिर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन लग रहा था ऐसा कि आदात बिगड़ सी गई हैं, क्योंकि पहले ही इम्तहान ने हमारे तालीमी निज़ाम का पर्दा चाक कर दिया। पंजाब भर में अब 9वीं जमात के नताइज जो सामने आए हैं, उसके रिजल्ट्स बड़े खौफनाक किस्म के सामने आए हैं। फैक्ट्स कुछ शेयर करती हूँ। मजबूरी तौर पर 56% बच्चे नाकाम हो चुके हैं, फेल हो गए हैं। रावलपिंडी की बात करते हैं। रावलपिंडी में नाहम जमात के नताइज है 54% फेल, लाहौर में 57% फेल, फैसलाबाद में 57% फेल, और साहिवाल में 60% फेल। सरगोदा के 32% तलबा 9वीं जमात का इम्तिहान पास नहीं कर सके। अच्छा, अब की रीजंस क्या हैं, नाकामी की वजूहात क्या हैं? इसी तरह से बहावलपुर, गुजरावाला, वो डेरा गाजी, यहाँ के भी जो नताइज हैं वो भी मिले जुले आए हैं। 50% से ऊपर बच्चे हैं सारे जो कि फेल हो चुके हैं अपनी 9वीं जमात के इम्तिहान में। इसी के ऊपर से बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, सोशल मीडिया पर आपको पता है बहुत मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 57% बच्चे फेल हो गए हैं इम्तिहानात में,
क्या रीजंस हैं आपकी नज़र में? आप समझते हैं कि ये कोविड जो आया उसने जो 2 साल इफेक्ट किया, ये वही एक रीज़न है या कोई और वजूहात है? जी बहुत बहुत शुक्रिया नबिया। देखिए, एक फैक्ट्री हो बिस्किट बनाने की, जिसमें से 100 डब्बे बिस्किट के रोज बनते हों, जिसमें से 57 डब्बों के बिस्किट गंदे और खराब हों, तो आप किसका कसूर होगा? बिस्कुटों का कसूर होगा या फैक्ट्री का कसूर होगा? जो फैक्ट्री का सिस्टम है, जो उनका क्वालिटी कंट्रोल है, उसका कसूर होगा ना। Correct. तो जो तालीमी इदारे हैं उसमें जितने भी बच्चे दाखिल होते हैं, तो तालीमी इदारों की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको एक खास तरीके से तालीम और तरबियत से गुजारें और उसके बाद फिर उसकी सर्टिफिकेशन करें। अगर एक स्कूल के 57% बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस स्कूल का निजाम जो है वो प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को तालीम इम्पार्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में जो आप बता रही हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पेरेंट्स की तरफ से संजीदगी नहीं है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। उनका ये ख्याल है कि बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिल करा दिया, शाम को उनकी एकेडमी में हमने ट्यूशन रख दी, तो हमने उसको आउटसोर्स कर दिया। जिस तरीके से यानी घर के लोगों ने घर की सफाई को आउटसोर्स कर दिया, घर के खाना पकाने को ऑनलाइन खाने पर आउटसोर्स कर दिया, तो बच्चों की तरबियत को भी हमारा ख्याल है हमने आउटसोर्स कर दिया। तो इसमें वालिदैन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की तालीम और उनके किरदार पर नजर रखें। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत अरसे से जो हमारा प्राइमरी तालीमी निज़ाम है, खास तौर पर इस सिलसिले में बहुत संजीदगी नहीं की गई। जब भी हुकूमत उसके लिए कुछ इंतजाम करती है तो वो ये करती है कि सख्ती कर देती है, कि टीचरों पर सख्त कर देती है। सख्ती से ज्यादा उनकी तरबियत की जरूरत है, फैकल्टी डेवलपमेंट की जरूरत है। दुनिया में अब एजुकेशन उस तरीके से कन्वेंशनल अंदाज से नहीं हो रही जिस तरीके से आज से 3 साल पहले हुआ करती थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसमें रीज़न, एक और वजह भी हम ऐड करते चलें, आई होप सो आप उससे वो एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, कि जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस पर हम तालीमी इदारों पर ब्लेम तो करते ही हैं, नो डाउट वहाँ पर भी बच्चा जाता है, तालीम और तरबियत होती है, लेकिन तरबियत का आगाज़ तो घर से होता है। तालीम आपको स्कूल से मिल रही है, तरबियत आपको घर से मिल रही है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कोई टाइम उसमें मौजूद नहीं है, बेजा बच्चे गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि बच्चों का तालीम से रुझान हट रहा है। जी बिल्कुल, बच्चों के हाथ में मोबाइल इसलिए हैं कि बच्चों के वालिदैन के हाथ में भी मोबाइल है। करेक्ट। घर के अंदर जो डिसिप्लिन है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उस डिसिप्लिन को फॉलो करें, उस डिसिप्लिन को पेरेंट्स को रोल मॉडल करना पड़ेगा। तो मोबाइल एक बहुत जबरदस्त किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन और साथ कम्युनिकेशन में बहुत सहूलत होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल एज एन एंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत खतरनाक है। और जब हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो बच्चों का तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, बच्चों को तो वालिदैन ही मोबाइल लेकर देते हैं ना। तो बेसिकली ये सारी बातें फिर दोबारा बॉयल करती हैं उसी पेरेंटिंग के ऊपर कि घर के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल का एक डिसिप्लिन होना चाहिए और उस डिसिप्लिन को वालिदैन भी फॉलो करें। जो माँ सारा दिन टिकटॉक के ऊपर और बाकी मेकअप की और फैशन की वीडियो देखती रहती हैं या ड्रामे देखती, वो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो बेसिकली मैं ठीक है बच्चों का कसूर है, बच्चों के अंदर नॉन सीरियसनेस है, मगर इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर और पूरी सोसाइटी के ऊपर जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो 57% जो नतायज सामने आए हैं, इसकी रीजंस भी हमने शेयर किया। अब ये खुमियाजा या जो डैमेज है वो तो हमने भुगत लिया, इसको अब कैसे बेहतर करना है या कैसे ठीक होगा? क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, मुस्तकबिल हैं, और ये जो रोशन मुस्तकबिल है ये तो तारीकी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह के रिजल्ट्स आए, 57% बच्चे इस साल फेल हुए, अगले साल क्या होगा? जी, मैं जब मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था और जब रिजल्ट आया करता था कि जी माशाल्लाह हमारा रिजल्ट 97% आया है, तो मैं ये उनको ये कहा करता था कि 97% पर मुबारकबाद देने की बजाय मुझे ये बताइए कि वो 3% क्यों फेल हुए हैं। वो लोग जो 1100 नंबर लेकर एमटी कैट पास करके मेडिकल कॉलेज में आए, आखिर वो 3% क्यों फेल हुए हैं, ये है लम्हा फिक्रिया। तो मेरे तो ख्याल के अंदर रिजल्ट 100% आना चाहिए। तालीमी निजाम अगर नवीं जमात के बच्चे, एक स्कूल जो है नवीं जमात के क्लास के 40 बच्चों को एक तरबियत नहीं दे सकता, तो ये बहुत बड़ा लम्हा
प्रक्रिया है उस स्कूल की इंतजामिया पर और महकमा तालीम के ऊपर और टीचर्स की फैकल्टी डेवलपमेंट के ऊपर और उनके उसके ऊपर। तो इसको हंगामी बुनियाद पर टेकअप करना चाहिए गवर्नमेंट को। फौरी तौर पर एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो कि फौरी तौर पर बेसिकली टीचर की फैकल्टी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हम जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको उस लेवल पर लाने की जरूरत है कि जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। करेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ऑब्वियसली जो हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है और जो रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं, ये एक सवालिया निशान है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। और साथ ही साथ वालिदैन की भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की हैबिट्स डेवलप करें, उनमें डिसिप्लिन लेके आए, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको महदूद करें या कम से कम करें, उनकी आदत जो है वो बेहतर से बेहतर डेवलप हों ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्टडीज़ में लग सके। और जो ये नताइज आए हैं ये बहुत ही खौफनाक आए हैं। आई होप सो कि हम अपना किबला भी दुरुस्त करें और बच्चों पर पेरेंट्स को भी तवज्जो देने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आज अल्जाइमर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। और अक्सर लोगों को अल्जाइमर से मुतालिक मालूम नहीं है कि ये क्या है। ये एक नाज़रीन एक दिमागी बीमारी है जिसका सदियों के बाद भी इलाज का हाल दरियाफ्त नहीं हो सका है। और अल्जाइमर में दिमागी खुलिये सुकड़ने लगते हैं, दिमाग सुकड़ने लगता है, खुलिये मुरझाने लगते हैं, मरने लगते हैं और इंसान को भूलने की बीमारी लाहक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि चाबियाँ कहाँ पर रखी हैं, दरवाजे को कुंडी लगी है नहीं लगी है, खाना खाया है या नहीं खाया है, तो ये इसकी बड़ी इब्तदाई इलामात हो सकती हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी के बारे में जानेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर माहीन रिजवान इन स्टूडियोज। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि अल्जाइमर या डायमेंशिया ये क्या बीमारी है, इसके सिम्टम्स कब से अया होना शुरू हो जाते हैं और सिम्टम्स हैं क्या? नेक्स्ट सवाल यही होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डिमेंशिया जो है ना वो बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। अच्छा। उसके अंदर से इसका मतलब यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यादाश्त का जो खोना होता है उसको हम डिमेंशिया की उसमें लेकर आते हैं। लेकिन आगे से इसकी फर्दर जो इलनेसेस होती हैं उसमें से एक इलनेस जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ है। और डिमेंशिया के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने भी लोगों को भूलने की बीमारी होती है, उसमें 60 to 70% जो होते हैं वो अल्जाइमर्स डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जेनेटिक भी है। इसके अलावा अभी तक इसकी कोई ख़ास कॉज जो है ना वो फाइंड नहीं की गई। जैसे बहुत सारी इलनेसेस हैं, साइकाट्रिक इलनेसेस ख़ास तौर के ऊपर, जिनकी पीछे से कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। इसी तरीके से अल्जाइमर्स भी है जिसमें एक फैक्टर जेनेटिक है, लेकिन उसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल सका। अब ये स्टार्ट कैसे होते हैं, जैसे आपने सिम्टम्स का पूछा, तो सिम्टम्स इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू होता है कि जैसे आपने बताया कि चाबियाँ कहाँ रखी हैं, ऐनक कहाँ रखी है। जो चाबियों वाली मिसालें मेरे ख्याल से हमें से बेशतर लोग जो कि अल्जाइमर का शिकार नहीं है वो भी चाबियां भूल जाते हैं। वो इसलिए कि हमारा दिमाग होता है प्री ऑक्यूपाइड। मैं इसी बात के ऊपर आ रही हूँ कि बेसिकली जब ये स्टार्ट होने लगता है तो हम लोगों को लगता है कि बंदा आगे से प्री ऑक्यूपाइड है या ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस चल रहा है कि इस वक्त एज इतनी हो गई है तो अब भूलना, यादाश्त हमारी हम लोगों ने एक वैसे ही बनाया हुआ है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी यादाश्त थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो उसको हवाले से देखते हुए और कुछ फिर हम जब सिम्टम्स हमारे सिवियर होना शुरू हो जाते हैं, जब हम लोगों को भूलना शुरू हो जाते हैं, जब हम लोगों की शक्लें भूलना शुरू हो जाते हैं वो मरीज़ अल्जाइमर्स के, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिवियरिटी की सूरत में इख्तियार कर जाते हैं। और फिर जब उनको उनकी चीज़ें नहीं मिल रही होती तो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ये उनको वहम हो जाता है कि शायद इन्होंने छुपा के कहीं रखी हैं, और फिर वो वहम आहिस्ता आहिस्ता पक्का हो जाता है जिसको हम डिलूजन कहते हैं। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सिम्टम्स होते हैं वो सिवियर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली अगर न्यू ऑनसेट है तो वो 65 ईयर्स प्लस में स्टार्ट होता है, लेकिन अगर कोई जेनेटिक चल रहा है तो वो 40 प्लस में। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी स्टडीज सामने आई है, रिसर्च सामने आई है, मैं चाहूँगी कि आप जो है फैक्ट्स हमारे साथ मजीद शेयर करें कि जैसे इंसान ने बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ स्ट्रगल की हो, बहुत ज़्यादा काम किया हो, जब वो अपनी लेटर एज में जाता है तो उसको सिम्टम्स शदीद नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा शख्स जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर वो अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखे या अपने आप को बिजी रखे या मसरूफ रखे, किसी भी तरह की कोई गेम भी हो सकती है, कोई घर में एक्टिविटी हो सकती है, तो इसके सिम्टम्स कुछ कम हो सकते हैं। देखिए सिम्टम्स कम नहीं हो सकते लेकिन सिवियरिटी कम हो जाएगी बिजी रहने से। बिल्कुल। और हम यही कहते हैं कि पेशेंट्स को एक्सरसाइज कराएं, इधर उधर लेके जाए, सॉरी पेशेंट्स को अगर हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, फॉर एग्जांपल अगर उनको हम पीछे की कोई एल्बम्स दिखाना शुरू कर दें
जिसके ऊपर उनको हो कि अच्छा ठीक है ये हमारी प्रीवियस जो है पानी अगर आप प्लीज मंगवा दें मैम के लिए। जी जी डॉक्टर साहब। जो प्रीवियस हमारी बेसिकली इसमें होता है कि जो रिसेंट मेमोरी होती है ना वो हमारी खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो पास्ट की मेमोरी होती है वो चल रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अगर सिवियर कंडीशन आती जाती है तो उसी तरीके से वो जो पास्ट की मेमोरी है वो भी जाना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को यूजुअली ये कहते होते हैं कि थैंक यू। ठीक, बेसिकली डायमेंशिया और अल्जाइमर के जो सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर साहब सिम्टम्स तकरीबन कॉमन ही है। अच्छा, ये कितनी अर्ली एज में इफ जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो रही है तो कितना अर्ली हमें इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे? देखिए हम यूजुअली ना 30 to 40 प्लस में अगर पेशेंट्स आ जाते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ना ये सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि भूलने की बीमारी सबसे इम्पोर्टेंट कि पता नहीं चलता कि नमाज में कितनी रखते पड़ी हैं। ठीक, और खाना खाया है कि नहीं खाया। मैंने बड़े करीब से एक इस पेशेंट को देखा, माई नानी, शी वाज लिविंग विद अस और अपनी वो लास्ट डेज में वो सब कुछ भूल चुकी थी। इवन मेरी मदर को, अपनी बेटी को भी वो नहीं पहचानती थी और उनके जहन में उनकी जो यंग पिक्चर थी या जो बचपन की पिक्चर थी, क्योंकि आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, अपने माजी में चले जाते हैं तो माजी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है और जो प्रेजेंट चल रहा होता है उसमें आप किसी को भी नहीं पहचानते। जी ऐसा ही है। और फिर होता ये कि जो केयर गिवर्स है ना उनके लिए भी काफ़ी तकलीफ दे होता है कि जैसे आपने अपनी नानी की एग्जाम्पल ली तो आपकी मदर के लिए काफ़ी ये तकलीफ दे होगा कि जिस माँ ने हमें पाला है जहाँ तक वो पहचान ही नहीं रही। तो हमें केयर गिवर जो है ना उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना होता है। और दूसरी एक और हमारी होती है कि ये जो पेशेंट्स हो जाते हैं ना जब लाइक सिवियरिटी में भूलना शुरू हो जाते हैं, नमाज की रखते हैं भूल जाते हैं, और अगर मतलब बात सिवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर कांटा पड़ा है या ग्लास पड़ा है उनको नहीं पता उन्होंने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ना हम लेबल्स लगा देते हैं कमरों के ऊपर कि ये शीशा है, ये ग्लास है, ये चम्मच है। अच्छा, यहाँ पे बात बहुत जरूरी है कि जो ऐसा पेशेंट आपके घर में मौजूद है या आपके आसपास है, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी होगा, तो उसके साथ ज़रा नरमी से बात की जाए, उससे प्यार से बात की जाए। अगर वो कुछ भूल रहा है, उससे तो याद नहीं है, वो तो एक बीमारी से लड़ रहा है। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है जब मेरी नानी मेरे पास थी तो अक्सर हमको खाना देते थे, सो वो राइट आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स वो हमसे झगड़ती थी कि तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया था। हम उनको फिर प्रूव करते कि नहीं हमने आपको खाना दिया है। तो ऐसे पेशेंट्स को बड़े प्यार की भी जरूरत होती है। यूजुअली हम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं और हम ऐसे शख्स के साथ गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं आपने भी खाना खाया या आपको क्यों याद नहीं आया। तो ये बिहेवियर जो है आई थिंक ये हमें इस पर भी बात करने की जरूरत है। देखिए आपके सामने जो पेशेंट है वो बीमारी नजर आ रही है, उस बीमारी के पीछे एक इंसान भी है, ठीक है। हमने उसको भी डील करना है, हमने बीमारी को भी डील करना है। आप कभी भी ऐसे पेशेंट के साथ कन्फ्रंट नहीं करते। अगर वो पूछते हैं कभी भी आप उनको हम कमांड नहीं देते कि आपने ये करना है, आपने हमेशा उनसे पूछना है। अगर वो आपसे कोई बात रिपीट पे पूछ रहे तो आप उसको ये नहीं कहें कि मैंने अभी तो आपको बताया था, तो आप उनको प्यार से बताएं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आना शुरू हो जाती है। और जाहिर है विद एजिंग फैक्टर बाकी सारे कंडीशनल फैक्टर स्ट्रेसेस उनकी वजह से कंडीशन और सिवियर होती जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट कितना अगर अर्ली स्टार्ट हो जाए तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जल्द इसकी जो नौयत है बीमारी की या जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है आने वाले टाइम में अगर बर वक्त तशखीस हो जाए? और ट्रीटमेंट है क्या? देखिए अगर बर वक्त तशखीस हो जाती है ना तो फिर तो हम ट्रीटमेंट एज सच कोई 100% की तो ट्रीटमेंट की गारंटी कोई भी नहीं है कि ये दवाइयाँ बेशक हैं कि अगर किसी को भूलने की बीमारी हो रही है तो हम उसको ये फलानी दवाइयाँ दे देते हैं कि आप ये दवाई स्टार्ट करें, लेकिन उससे भी हमें कोई गारंटी नहीं होती कि 80-90% ठीक है। हम उसको जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम थोड़ी कम लेवल के ऊपर ला सकते हैं, हम सिवियरिटी में नहीं जाने देना चाहते। प्लस साइकोथेरेपी करवाते हैं, उनकी कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। म्यूज़िक थेरेपी बहुत बड़ी थेरेपी होती है स्पेशली अल्जाइमर्स में कि उनको वो पुरानी धुनें वगैरह सुनाए तो आहिस्ता आहिस्ता उनको वो सारा कुछ याद आने लग जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट एज सच इस तरीके की बिल्कुल अभी तक कोई इजाद ही नहीं हुई, ना एक कॉज पता चल सकी और ना एक इस तरह की ट्रीटमेंट पता चल सकी है कि 100% हम किस तरह इसको क्योर कर सकें। हम प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन हम बिल्कुल 100% प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट इसी तरीके से करेंगे कि अगर आपके घर में कोई मसला, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में स्पेशली हिस्ट्री है तो आपको ऑलरेडी अगर कोई मसला आ रहा है मेमोरी में तो आप ऑलरेडी एक मेमोरी डायरी बनानी शुरू करते हैं। आपके जो डेली टास्क होते हैं उनको, जैसे पहले ज़माने में होता था थिंग्स टू डू की हम लिस्ट बनाते होते थे, आजकल तो वो टाइम नहीं है,
लेकिन अगर आप मेमोरी की डायरी बनाए कि आज के दिन में मेरे ये काम थे और मैंने इसमें से ये किया और ये नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकॉल होना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर माहीन रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थी। जाने से पहले मैं भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे पेशेंट्स के साथ जो कि आपके भी घर में मौजूद हो, उनको ट्रीट आपने बहुत मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से करना है। गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, स्पेशली वो लोग जो कि दिमाग के किसी भी मसले में मुब्तला होते हैं, उनको कोई भी मसला होता है उनसे आपने डील बहुत ज़्यादा मोहब्बत से करना है, वरना ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो एग्रेशन में भी जा सकते हैं और को नुकसान भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे किचन में भी, आज क्या बन रहा है रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो इतना प्यारा होता है और इस वीडियो में आप खुलूस देख सकते हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मानसहरा का इलाका शंक्यारी है जहाँ पर 3 बच्चे 3 बहन भाई स्कूल से वापसी पे जब घर जा रहे हैं तो रास्ते में सैलाब की वजह से शायद पुल टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर मौजूद शहरियों ने पत्थरों की मदद से एक आर्जी रास्ता बनाया हुआ है। तो अब आप देखिए कि कितने मोहब्बत से जो बड़ा भाई है वो अपनी बहन का हाथ थामे हुए उससे ये पुल भी पार कर आएगा। पहले जो भाई है एक वो बैग पकड़ता है और वहाँ पर कोने में पहुँचता है दोनों बैग्स लेकर, और फिर जो दूसरा भाई है जो मिडल में है वो छोटी बहन के साथ उसको ये रास्ता पार करवाता है और ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। मुश्किल में जो भाई होते हैं वो बहनों के काम आते हैं और जो बहनें होती हैं उनका भी भाइयों के साथ जो खुलूस होता है वो भी दीदनी होता है। तो ये बचपन की एक वीडियो, बड़ी प्यारी वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा रिश्ता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए। तो मुझे सेलिना अब याद आ गई है, कबीर चूँकि बहुत छोटा सा है तो अक्सर इसको देखती है और वो ये कहती है कि मामा अल्लाह मियां ने मुझे कितना प्यारा सा भाई दिया है। तो यही वो रिश्ता है, यही वो बॉन्ड है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, आगे चलता है और ये ऐसा ही होना चाहिए। ये बॉन्ड, ये जड़ें जितनी स्ट्रांग होंगी बचपन में, ये रिश्ता उतना ही मजबूत होगा आगे मुस्तकबिल में जाके। सो चले, ये तो एक वीडियो की बात हुई, प्रोग्राम में आगे बढ़ती है और किचन में आज क्या बन रहा है रूह अफ़ज़ा के जानते हैं शेफ हुमा से। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं लाहौरी कढ़ाई बना रही हूँ और चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले आपने करना ये है कि जी ऑयल या घी, देसी घी में अगर आप बनाएं तो बेहतरीन है, वो ले लेना है, उसे गर्म कर लेना है। उसके अंदर जो है नमक, सबसे पहले आपने नमक ऐड करना है उसके अंदर, ऑयल के अंदर, ताकि जब हम उसके अंदर मीट ऐड करें तो वो साथ चिपकेगा नहीं कढ़ाई के साथ। उसके बाद मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है, थोड़ी छोटी कटिंग होती है जी चिकन कढ़ाई के लिए, चिकन की आपने थोड़ी छोटी कटिंग करा लेनी है और उसके बाद आपने इसका थोड़ा कलर चेंज करने तक वेट करना है। जिस तरह के ये अभी चिकन जो है अपना कलर चेंज कर रहा है, यानी कि एक दफ़ा जब इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाए, लेयरिंग हो जाए, उसके बाद इसके अंदर नबिया हमने गार्लिक एंड जिंजर कुटा हुआ ऐड करना है। ये गार्लिक जिंजर जाएगा कुटा हुआ, मतलब मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया, इसको सिलबट्टे से आपने पीस लेना, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। साथ में जो सिर्फ और सिर्फ जो है टमाटर वो जाएगी जी कटी हुई और 1/4 मैंने यूं इस तरह से काटी हुई। अच्छा, आपने छिलके के बगैर काट के रखी है? आप छिलके के बगैर काट लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं प्यूरी ऐड करने से बेहतर है कि जो रॉ चीज़ है ना, जो उसका टेस्ट निकलेगा नबिया, वो बेहतरीन होगा। इसको मैं जब इसके अंदर डाल के 2 मिनट के लिए दम दूंगी, जो इसका छिलका है वो खुद ही अलग हो जाएगा। उसको मैं पील करके चम्मच के साथ ही साइड पे कर लूंगी, अच्छे से भून लूंगी। जीरा जाएगा, दड़ा मिर्च जाएगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी, हरी मिर्च और अदरक जो है वो गार्निश में ऐड करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जब फाइनल हो जाएगी हमारी भुनाई इसकी, थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। ये बेहतरीन, सिंपल और मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली कढ़ाई है और हार्डली 5 से 10 मिनट में मज़ीद। वाह वाह हुमा, चूँकि टाइम कम है तो हम फाइनल जो शक्ल है कढ़ाई की वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, फेसबुक पर बहरहाल ज़रूर पेस्ट करेंगे। आज आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा कढ़ाई, लंच में ना सही डिनर में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आसान सी रेसिपी है, घर के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बनाने के बाद अपना फीडबैक आपने लाजमी हमारे साथ शेयर करना है ऑन फेसबुक न्यू पाकिस्तान के पेज में। हुमा, थैंक यू सो मच, आपने कढ़ाई की रेसिपी हमारे साथ शेयर की और आज मुँह में पानी भी आ रहा है वैसे।
कढ़ाई का नाम सुनते ही। और मौसम भी चूंकि अच्छा है तो एंजॉय करेंगे। आगे अब कढ़ाइयों के टक ही मौसम चल रहे हैं, अब ये मौसम आएगा। बहरहाल थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।